हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यस1 क्लासेस में। कैसे हैं आप सभी? क्या हाल चाल है आप सबके? उम्मीद है अच्छे होंगे, शानदार होंगे और जानदार होंगे। हम इस नए वीडियो में फिर से मैथ टॉपिक के मैथ के अंतर्गत लाभ और हानि टॉपिक के कुछ शानदार सवाल सॉल्व करेंगे और देखेंगे उसका सलूशन कि किस तरह से हम उन सवालों को सॉल्व कर सकते हैं वेरी इजली और क्विकली। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मेथड को सीखेंगे, उसके बाद फिर आप अप्लाई करेंगे और कुछ सवालों में देखेंगे कि क्या आप जल्दी से कर पा रहे हैं कि नहीं, लेकिन फोकस करिएगा कि मेथड पहले सीखेंगे। ओके, तो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब पहले कर लें और लाइक और शेयर बाद में करिएगा वीडियो देखने के बाद। अगर आपको कुछ अच्छा लगे, कंटेंट मेरा समझाना अच्छा लगे, तो फिर लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन कौन सा है, प्रॉफिट और लॉस का। ये रहा पहला क्वेश्चन। और क्वेश्चन अगर आपको लगे कि मैं सॉल्व कर सकता हूँ तो वीडियो को पॉज करके आप पहले ट्राई कर लीजिए, और फिर अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं कर पा रहे हैं तो आप मेथड को देख सकते हैं कि मैंने कैसे सॉल्व किया। तो चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है कि कुछ फलों को 100 रुपये में 11 की दर से, और उतने ही फल, जितने पहले थे उतने ही फल 100 रुपये में 9 की दर से खरीदे जाते हैं। यदि सभी फलों को 100 रुपये में 10 की दर से बेचा जाए तो पूरे लेन देन में लाभ या हानि प्रतिशत क्या है, ये आपसे पूछा गया है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि एक तरफ लिखिए प्राइस, कितने में आप ले आ रहे हैं और उसको बेच कितने में रहे हैं। ठीक है, ये रहा प्राइस, और एक तरफ क्वांटिटी, आप कितना ला रहे हैं। ठीक है, ये रहा क्वांटिटी। अब आप क्या कर देख रहे हैं कि पहले कुछ फलों को 100 रुपये में, आप यहाँ लिखते रहिए कि 100 रुपये में आप कितना ला रहे हैं, 11 की दर से ला रहे हैं, मान लीजिए 11। ओके, 11 की दर से ला रहे हैं, और उतने ही फल, जितना आपने पहले लाया उतने ही फल, क्या उस फिर रेट चेंज हो गया, आपने उस नेक्स्ट अगले वाले देखिए यहाँ, और के बाद दूसरी शर्त में आपने 100 रुपये में कितने कितने की दर से ला रहे हैं, 9 की दर से। ये आपने खरीदा, ये दोनों मिला के आपको अभी आप क्या कर रहे हैं, खरीद रहे हैं। तो अभी बेचने वाली बात हम नहीं करेंगे। अभी आप यहाँ देखिए कि क्या क्वांटिटी सेम है आपकी, क्योंकि यहाँ देखिए जितना फल आपने पहले खरीदा था उतने ही फल आप बाद में भी खरीद रहे हैं। और यहाँ देखिए पहले वाली बात हो गई, ये रहन पहले वाली, और ये अभी दूसरी कंडीशन है। तो अब क्वांटिटी बराबर नहीं है ना, क्योंकि उतने ही फल ला रहे हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, क्वांटिटी पे फोकस करेंगे, क्वांटिटी सेम करेंगे, जितना आप पहले लें उतना ही बाद में। तो क्वांटिटी सेम करने के लिए क्या करेंगे, ये 11 और 9 को सेम करने के लिए आप पहले वाले कंडीशन में 9 से मल्टीप्लाई करिए और दूसरे वाली कंडीशन में 11 से। अभी देखिए क्वांटिटी सेम हो गई। और अब जानते हैं कि अगर इस तरफ आप 9 से गुणा कर रहे हैं तो में गणित का रूल है कि आप दोनों तरफ गुणा करेंगे, 9 से इधर तो 9 से इस साइड भी, और यहाँ 11 से आप मल्टीप्लाई किए हैं तो यहाँ भी 11 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब आप देखेंगे कि क्वांटिटी आपकी बराबर होगी, यहाँ भी 99 आप वस्तु खरीद रहे हैं, और यहाँ भी कितना खरीद रहे हैं, 99। ठीक है, उतने ही फल मान लीजिए। और अभी आपका रेट, पहले वाली कंडीशन में आपने कितने में खरीदा, 99 फल कह सकते हैं, कितने में खरीदा, 900। आप वो 100 × 9 करेंगे तो 900 आ जाएगा। और दूसरे वाली कंडीशन में उतने ही फल आपने कितने में खरीदा, 1100 में, क्योंकि 100 × 11 करेंगे तो 1100 आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आपसे कहा जाए कि आपने टोटल आपका सीपी कितना हुआ, अगर आप इस दोनों ऐड करें, जैसे इसको ऐड करें मान लीजिए, तो ऐड करने पे कितना आ जाएगा, 198। अपनी कुल सीपी हम निकाल रहे हैं। ठीक है, तो 99 फल पहले आपने खरीदा 100 रुपये में, 11 की दर से, और फिर बाद में भी हम उतना ही खरीद रहे हैं। तो देखिए टोटल प्राइस कितना हुआ, 198 फल आपने कितने में खरीदा, ऐसे देखिए। तो पहले 900 और फिर 1100, तो टोटल कितना हो जाएगा, ऐड कर देंगे तो हो जाएगा कितना, 2000। ये रहा आपका सीपी। ये क्या रहा आपका सीपी, कॉस्ट प्राइस, कि आपने 198 फल 2000 रुपये में खरीदा। अब आप क्या कर रहे हैं कि यदि सभी फलों को 100 रुपये में 10 की दर से बेचा जाए, यहाँ देखिए ध्यान से, 10 की दर से बेच रहे हैं, क्या कि 100 रुपये में 10 की दर से। ठीक है, थोड़ा सा हम स्क्रॉल करेंगे और फिर इसको भी समझेंगे अच्छे से। यहाँ देखिए, तो अब 100 रुपये में कि 10 की दर से, इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसे देखिए,
100 रुपये में आप 10 इधर से बेच रहे हैं, तो आप एक मतलब अगर एक आम बेच रहे हैं तो कितने का होगा, 10 रुपये का होगा ना। लेकिन आप क्या कर रहे हैं कि एक आम तो बेच नहीं रहे हैं, आप जानते हैं कि हम जितनी वस्तु खरीदेंगे उतनी ही तो बेचेंगे ना। तो क्योंकि यहाँ पूरे लेन देन की बात की गई है, तो अगर हमने 198 वस्तु खरीदी है तो 198 मतलब वस्तु मतलब यहाँ फल से है, 198 फल खरीदा है तो हम 198 ही बेचेंगे। और आप यहाँ देख रहे होंगे कि एक फल का दाम 10 रुपये, तो 198 फल का दाम कितना हो जाएगा, क्योंकि बेचने वाली बात हो रही है। 198 फल का जो वो हो जाएगा, मतलब हम यहाँ अगर बात करें कलर चेंज करके थोड़ा सा, 1 मिनट, ताकि पता चले कि एक नेक्स्ट क्वांटिटी है, मतलब हम एसपी की बात कर रहे हैं। तो 198 हमने वस्तु खरीदा, अब 198 ही वस्तु बेचेंगे, लेकिन बेचने वाली प्राइस चेंज हो गई, एक वस्तु 10 रुपये की बेच रहे हैं, तो 198 वस्तु कितने की बेचेंगे, आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 198 गुणे 10 1980, ये आपका क्या हो जाएगा, एसपी, क्या हो जाएगा, एसपी। बस आप देख लीजिए, उसके बाद जब आपने सीपी निकाले, एसपी निकाल लिया, तो आप देख लीजिए कि लाभ हुआ कि हानि। आपने 198 वस्तु खरीदी 2000 रुपये में, और 198 वस्तु आप बेच रहे हैं 1980 में, तो आपको क्या हो रहा है, आप सिंपल देख लीजिए आपको क्या हो रहा है, आपको हो रही है हानि। क्योंकि देखिए 2000 रुपये में आप खरीद रहे हैं, मतलब ज़्यादा में खरीद रहे हैं और कम में बेच रहे हैं 1980 में, तो आपको हानि हुई। इतना तो आपको समझ में आ गया, हानि हुई। सॉरी। तो चलिए देखिए, हम जहाँ थे फिर वहीं आते हैं, 1 मिनट, यस। तो हम कहाँ थे, मतलब हानि पर पहुँच गए थे ना, कि हमको हानि हुई, इतना हम श्योर हो गए थे। तो जब हमको हानि हो रही, बस हमको हानि उसके बाद निकालना है, तो हानि निकाल लें, हानि परसेंट निकालना है आपको। सबसे पहले आप बात हानि निकालिए, तो हानि कितना हुआ आपको, 20, क्योंकि 2000 में से आप 1980 निकालेंगे, मतलब घटा देंगे तो 20 आएगा। और सीपी, सीपी कितना है, 2000। उसके बाद परसेंट निकाला है ना, हानि प्रतिशत आपको निकालना है, तो आप मल्टीप्लाई बाई 10 कर दी, मतलब सॉरी 100 कर दीजिए, हो गया आपका कितना आ गया, 1 आ जाएगा। मतलब आप कैंसिल कर दीजिए, 3 जीरो यहाँ खत्म, फिर 1% आपका क्या आ गया, हानि आ गया। ये रहा आपका आंसर। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आया हो तो फिर से आप एक बार बैक करके देख सकते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए, 1% की हानि। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये रहा नेक्स्ट प्रश्न। ये भी काफ़ी अच्छा सवाल है, और इसमें क्या कहा गया है कि सुषमा ने 12,000 में, मतलब 12,000 रुपये में 6 मेज और 12 कुर्सियाँ खरीदी। उसने मेज़ को 15% के लाभ पर और कुर्सियों को 10% की हानि पर बेच दी। यदि उसने कुल 300 रुपये का लाभ हुआ, मतलब यदि उसे कुल 300 रुपये का लाभ हुआ, तो मेज़ों की कुल लागत थी। इसको हम थोड़ा सा इक्वेशन से सॉल्व करेंगे। और सबसे पहले हम मान लेते हैं, क्या आपने क्वेश्चन अच्छे से पढ़ा, और मान लीजिए कि मतलब एक मेज़, मतलब 6 मेज़ की बात की जा रही है, हम एक मेज़ की जो प्राइस मान लेते हैं x रुपये, ठीक है, क्या मान लेते हैं, x रुपये। 1 मिनट, एक्स सही से लिखें, तो यक्स, ठीक है, x रुपये। और कुर्सियों के दाम मान लेते हैं हम, एक कुर्सी, बस हमको इक्वेशन बनाना है, इक्वेशन बना के सॉल्व करना है, y रुपये मान लेते हैं। ओके, चलिए अब क्या कह रहा है कि मतलब खरीद कितने में रहा है, पहली बात, एक कुर्सी का दाम अगर 6 है, मतलब सॉरी x रुपये है, तो यहाँ हम 6 मेज़ खरीद रहे हैं, सॉरी मेज़ की बात करें, एक मेज़ का दाम x रुपये, तो 6 मेज़ का कितना हो जाएगा, 6x, फिर प्लस 12 कुर्सियाँ खरीदी, तो एक कुर्सी का दाम हम मान लिए है y, तो 12 कुर्सियों का कितना हो जाएगा, 12y इक्वल्स टू टोटल कितने में खरीद रहे हैं आप, 12,000 में। ओके, ये रहा 12,000 रुपये। ये आपका पहले क्वेश्चन आप बना सकते हैं। पहली शर्त में ये कहा गया कि इतने में खरीदी। अब क्या कह रहा है कि उसने 15% के लाभ पर बेचा। अब देखिए यहाँ बेच रहा है 15% लाभ। अब 15% लाभ मतलब समझ रहे हैं ना, कितना हो जाएगा, 115/100। आप इसको सॉल्व कर भी कर सकते हैं, ऐसे सॉल्व करिए, या फिर 15% मतलब होता है 3/20। तो इसका मतलब 20 आपका सीपी हो गया, और 3 क्या हो रहा है, आपको प्रॉफिट हो रहा है। तो टोटल प्राइस कितना हो जाएगा, 6x का अगर हम निकालेंगे 15% लाभ, तो हो जाएगा 23/20। तो जैसे हम निकालेंगे अब अगला वाला कंडीशन में, 6x मतलब पहले वाली प्राइस, ओके, 6x
और इसका हमको लाभ हो रहा है ना 15%, तो 15% मतलब 23/20, क्योंकि यहाँ लाभ हो रहा है। उसके बाद प्लस 12y, मतलब पहले 12 कुर्सियों का दाम 12y है, अभी क्या हो रहा है आपको हानि हो रहा है, कितना 10% की हानि। तो 10% की हानि मतलब आप जानते होंगे 10% की हानि कितना होता है, 10% मतलब होता है 1 मिनट, इसको रफ करते हैं पूरा इधर। तो 10% मतलब होता है 1/10, तो इसका मतलब ये CP रहा 10 और एक यहाँ में, इसका मतलब उसकी प्राइस कितनी हो जाएगी 9/10, तो 12y का 9/10। अब ये टोटल कितना हो जाएगा, ये किसके बराबर हो जाएगा टोटल, इसको हम रफ कर देते हैं फिर। तो ये बराबर हो जाएगा, अब देखिए यहाँ लाभ हो रहा है ना आपको 300 रुपये का लाभ हो रहा है, इसका मतलब 12,000 पहले प्राइस थी। अब अगर 15% लाभ और कुर्सियों को 10% हानि पर बेचें, फिर भी ओवरऑल हमको 300 रुपये का लाभ हो रहा है। इसका मतलब हमारी ये नई प्राइस कितना हो जाएगी 12,300। ठीक है, ये इसको हम इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। बस अगर आपको मतलब समझना है तो बस इतना ही समझना है, इतना अगर समझ लिया, आपको दोनों इक्वेशन सॉल्व करना है, बस ये आपके ऊपर है कि आप इक्वेशन कितने फास्ट तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं फिर समझा रहा हूँ क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। तो अब देखें क्या करें कि हमको ये भी देख लीजिए ज्ञात क्या करना है, मेज की लागत ज्ञात करना है। तो और मेज की लागत हमने क्या माना है, x माना है, तो बस हमको x ज्ञात करना है, y को हमको हटाना है। तो आप इक्वेशन सॉल्व करते हैं, y को हटाइए कैसे, यहाँ देखिए इसको थोड़ा सा कट कर लीजिए, 2 से 2 6 और 2 से 10 हो गया। ठीक, अब इसलिए मैंने किया क्योंकि यहाँ भी 10 और यहाँ भी 10, तो हर समान हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, अंश को अंश जोड़ करके इस 10 को इस तरफ मतलब राइट हैंड साइड क्या करिए मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो चलिए करते हैं, और अगर आप भी मतलब चाहते हैं तो तुरंत आप सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद मतलब सॉल्व ही करना है बस, अब मेथड पूरा खत्म, मेथड उतना ही था। चलिए देखते हैं अब ये क्या हो जाएगा, मतलब 23 का गुणा करेंगे तो यहाँ यक्स ये वाला ना, तो 3 त्रिका 9 3 दूना 6 मतलब 69x प्लस 12 नवई मतलब 12 नवा करेंगे तो कितना हो जाएगा, क्योंकि हम 12 में 9 से गुणा भी करें ये वाला। ठीक है, तो 108y और अपान 10 इक्वल्स टू ये रहा 12,300। तो इस 10 का इस तरह गुणा करेंगे तो हम गुणा यहीं कर दे रहे हैं। ओके, चलिए इधर से हट जाएगा ये, तो इस तरफ हो जाएगा 1 0 और बढ़ जाएगा। अब सही है, तो आप क्या करेंगे, अब ये इस वाले इक्वेशन को और इस वाले इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो चलिए हम सॉल्व कर रहे हैं, देखिए क्या करेंगे, अब सीधा सीधा घटा दें, क्या करें घटा दें, किसको, y वाले के पद को घटा दें, लेकिन y वाला तो अभी इक्वल नहीं है, यहाँ देखिए 108y है, यहाँ 12y है, तो क्या करेंगे इक्वल करने के लिए आप गुणा कर लीजिए, मल्टीप्लाई बाई 9 कर दीजिए, इक्वेशन फर्स्ट को मल्टीप्लाई बाई 9 कर दीजिए। क्यों, क्योंकि हम y को कटाना चाहते हैं। तो जब मल्टीप्लाई बाई 9 कर देंगे तो ये हो जाएगा 6 9 54, और यहाँ देखिए 69, मतलब आप फिर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, अब फिर घटाने पर क्या करेंगे हम, घटाने पर, तो घटाने पर ये देखिए 12 9 108 यहाँ भी और यहाँ भी, तो y वाला जो पद होगा वो क्या हो जाएगा कैंसिल, क्योंकि हम घटाने पे चिन्ह बदल जाता है ना, ऐसे कर दीजिए। तो यहाँ 6 9 54 और फिर यहाँ 69, अब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 15 आ जाएगा, मतलब 69 में से 54 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 15x। ओके, और माइनस में क्यों, क्योंकि यहाँ देखिए माइनस वाला मतलब -69 बड़ा है यहाँ 6 9 54 से। अब उसके बाद यहाँ देखिए 12 9 108 हो जाएगा, ये वाला इसको अब जब मल्टीप्लाई करेंगे 9 से 108, और यहाँ कितना है 123 है, तो 108 में से 123 आएगा नहीं, तो हम क्या करेंगे घटाएंगे, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा माइनस में, क्योंकि 123 वाला पद बड़ा है। तो अब घटाएंगे 123 मतलब 123 000 में से 108 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 15 आ जाएगा, और फिर 3 0। आप क्या करेंगे रफ में कर भी सकते हैं, और इसको सॉल्व करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा हमारा 1000। ओके, x बराबर 1000, लेकिन ये भी मेरा आंसर नहीं है, आपको समझ में आया होगा x कैसे आ गया, मतलब x बराबर 1000, देखिए 15 से 15 हम कैंसिल कर देंगे तो 1000 बार। ठीक है, तो x बराबर 1000 मेरा सीधा सीधा आ गया। ये x हमने क्या माना था, यहाँ देखिए ध्यान से, x हमने माना था मेज़ का, एक मेज़ का मूल्य। तो यहाँ देखिए, तो मेज़ की कुल लागत पूछा गया, मतलब एक मेज़ की अगर लागत पूछता तो हमारा आंसर हो चुका था कितना 1000, लेकिन हमको कुल मेज़ की लागत पूछा है, तो कुल मेज़ की लागत कितनी है, मतलब 6x, क्योंकि 6 मेज़ है, एक x मतलब एक का दाम
x तो 6 का 6x, तो एक का दाम मतलब 6 का कितना प्राइस हो जाएगा, सिंपल 6000, क्योंकि ये का 1000 था तो 6 में जो का दाम 6000 हो जाएगा। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए अगले प्रश्न देखते हैं, और नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से देख लीजिए थोड़ा सा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये रहा अगला प्रश्न। ये प्रश्न है कि यदि 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 50 वस्तुओं की क्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ अथवा हानि कितनी प्रतिशत होगी। एकदम मतलब ये थोड़ा सा सरल प्रश्न है, और इसको बस आप मतलब क्या करिए, क्वेश्चन के फॉर्म में लिख लीजिए बस। जैसे जो बोला है वही लिख दीजिए। 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य मतलब होता है सेलिंग प्राइस, ठीक है, एसपी। ये किसके बराबर है, यहाँ लिखा भी है के बराबर है, तो बराबर है किसके, 50 वस्तुओं के क्रय मूल्य क्या, तो बस आप लिख दीजिए 50 वस्तुओं के क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस मतलब सीपी। तो बस आप रेशियो निकाल लीजिए, एसपी को यहीं रहने दीजिए, सीपी को इस तरफ ला दीजिए, और बराबर 50 यहीं रहेगा और 40 इस साइड आ जाएगा, तो बटा 40। तो 0 से 0 कैंसिल, ठीक है। तो अभी कितना आ गया, मतलब सीपी कितना है 4 और एसपी कितना है 5। तो क्या हुआ, 4 रुपये में कोई वस्तु खरीद के आप बेच रहे हो 5 में, तो आपको क्या हुआ, लाभ हुआ कितने का, 1। और सीपी कितना है 4 इंटू 100, मतलब आंसर कितना आ गया, 25% लाभ। 25% लाभ, हानि नहीं लाभ, 25% लाभ आंसर आ जाएगा। ओके, तो इस प्रकार के सवाल को आप ऐसे लगा सकते हैं, बस लिख दीजिए जो बोला है वही लिख के रेशियो निकाल के आप सॉल्व कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये थोड़ा सा इजी प्रश्न था। अगला प्रश्न ये है, प्रश्न 4। ये इसमें कहा गया है कि एक सब्जी विक्रेता ने कुछ आम खरीदे और उनमें से मतलब 33 से 1/3% को 22.5% लाभ पर, और मतलब लाभ पर, ठीक है। फिर यहाँ से सवाल कामा लगाए, फिर 25% को 25% की हानि और शेष को 3% हानि पर बेच दिया। उसका समग्र लाभ मतलब ओवरऑल बताइए कि प्रॉफिट हुआ या लॉस, यही आपसे पूछा गया है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे कि 33 सही 1/3% कितना होता है, आप जानते होंगे 33 सही 1/3% मतलब होता है 1/3। आप सॉल्व भी कर सकते हैं, 33 या 99 100 मतलब ऐसे 100/3, और परसेंट मतलब होता है 1/100, तो 100 से 100 कैंसिल, 1/3 हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको इतना पता होगा, नहीं पता होगा तो आप समझ भी लेंगे। चलिए ये हो गया। अब क्या कह रहा है कि 1/3, अभी आप सिर्फ मतलब हम चेंज करें फ्रैक्शन में, मतलब जो परसेंट है उसको फ्रैक्शन में, और 22.5 को भी वैसे रहने दीजिए, और 25% को मतलब जितना भी पूरा सामान आम था उतना उसका 1/3 22.5% लाभ पर बेचा, और 25% को, तो 25% कितना होता है आप जानते हैं, 25% होता है 1/4, ठीक है। तो 1/4, 1/4 को 25% हानि पर बेचा। तो जब मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, ऐसा सवाल सॉल्व करा चुका हूँ कि जब भी फ्रैक्शन वाली मतलब बात आए तो आप क्या करें, पहले एक ओवरऑल क्वांटिटी माने, मतलब ऐसे हर का एलसीएम लेके मान लीजिए कि मेरे पास कुल इतना आम है, ठीक है। तो मैं भी मान लेता हूँ 3 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा 12। अब यहाँ देखिए एक सब्जी विक्रेता ने कुछ आम कहा है ना, तो मान लीजिए मेरा कुछ आम वो कितना है 12 है, तो इसका 1/3 आप जब निकालोगे तो कितना आएगा 1/3, तो 1/3 कितना आ जाएगा 4, और 4 आम को क्या किया वह 22.5% लाभ पर, ठीक है। लाभ मतलब आप कह सकते हो कि पॉजिटिव चिन्ह आ जाएगा, ठीक है। अब देखते भी रहिए पॉजिटिव चिन्ह। अब क्या कर रहा है फिर आगे 25% मतलब 1/12 का 1/4, 25% मतलब 1/4, तो 12 का 1/4 करेंगे तो कितना आ जाएगा 3। अब 3 को वो कितने पे बेच रहा है 25% की हानि पर, तो -25 कर दीजिए, ठीक है। अब जो बचा शेष, अब शेष क्या बच रहा है 12 आपके पास टोटल है, मतलब टोटल आम है, उसमें से आपने 4 आम क्या किया 22.5% के लाभ पर बेच दिया, और 3 आम आपने बेच दिया 25% की हानि पर। यहाँ देखिए माइनस चिन्ह हानि प्रदर्शित कर रहा है। अब शेष कितना बचा बताइए, तो 4 3 12 में से 7 गया, मतलब 4 हो गया यहाँ, 3 यहाँ हो गया, 7 आपके पास खत्म, 12 में से 7 गया 5, तो 5 आपका शेष बचा। अब ये जो 5 शेष बच रहा है उसको आप किस पे बेच रहे हो 3% की हानि पर, तो आप लिख दीजिए 3% की हानि, ठीक है। चलिए माइनस चिन्ह हानि को प्रदर्शित कर रहा है, बस मल्टीप्लाई करके ओवरऑल आप देख लीजिए क्या हो रहा है। तो अब जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ देखिए 4 का मल्टीप्लाई 22 में करेंगे तो आ जाएगा मतलब 2288, और फिर 90 कितना आ जाएगा 90, ठीक है, पॉजिटिव में, क्योंकि यहाँ लाभ हो रहा है। और यहाँ 3 का गुणा आप 25 में करेंगे 25% में, तो कितना आ जाएगा 25 यहाँ 75%, ये क्या आ रहा है माइनस, क्योंकि यहाँ हानि हो रही है। और यहाँ फिर 5 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो -15% आ रहा है, ठीक है।
तो आप जब सबको ऐड करेंगे तो यहाँ देखिए प्लस का 90% और इसको -75 और -15 ऐड करेंगे तो ये भी कितना हो गया, माइनस का 90%। तो प्लस का 90% माइनस का 90%, ओवरऑल क्या हुआ उसके पास, मतलब जीरो आया, मतलब ना तो लाभ हुआ और ना ही हानि। तो आप इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन हो जाएगा, कोई लाभ या हानि नहीं। समझ में आया होगा ये भी प्रश्न अच्छे से, उम्मीद है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये रहा अगला प्रश्न। इसमें पूछा गया है कि अभी ने 624 में 2 वस्तुएं खरीदी, उसने एक वस्तु को 14% की हानि पर बेचा और दूसरी वस्तु को 14% लाभ पर बेचा। यदि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो तो उनकी लागत मूल्य में अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है। चलिए देखते हैं। इसमें क्या क्या है कि सबसे पहले आप 14% को क्या करिए, फ्रैक्शन में बदलिए। तो आप बदलना जानते हैं ना, 14/100 आप सिंपल लिख दीजिए। आप 2 से कटा सकते हैं, मतलब इसको तो 2 से कटाएंगे तो ऊपर 7 और नीचे 50। तो 14% दो जगह है, दोनों जगह तो मैं लिख दिया। अब हानि हो रहा है, तो हानि आप जानते हैं ना क्या होता है, मतलब सबसे पहले आप हानि और लाभ में क्या होता है, CP और SP। तो हानि मतलब क्या, जैसे अगर वो 50, मान लीजिए 50 जो बेस होता है वो ना, वो हमेशा CP का काम करता है, और नीचे सॉरी अंश जो अंश होता है वह लाभ, मतलब लॉस और प्रॉफिट का काम करता है। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि अगर CP 50 है और सवाल में कहा है हानि हो रही है, तो इसका मतलब 7 की हानि हो रही है। तो अगर 50 CP है और हानि, मतलब पहले केस में बोला है ना कि 14% की हानि होती है, तो इसका मतलब 50 अगर उसका CP है वस्तु की, 7 हानि हो रहा है, तो SP कितना हो जाएगा, मतलब उसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 50 में से 7 घटा देंगे आप, कितना आ जाएगा, 43। अब अगला केस में क्या कर रहा है, और दूसरी वस्तु को 14% लाभ पर बेच रहा है। तो लाभ मतलब क्या, CP तो 14% और फ्रैक्शन में बदलेंगे तो यही आएगा 7/50। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मतलब दूसरी कंडीशन में अगर 50 क्या है उसका CP है तो 7 लाभ हो रहा है, इसका मतलब उसका SP कितना हो जाएगा, 57। लेकिन आप ये सवाल जब पढ़ेंगे, इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ अब, ठीक है, यस। चलिए अब आप जब पढ़ेंगे तो यहाँ लिखा है एक चीज़, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट, यदि दोनों वस्तु का विक्रय मूल्य समान हो, ये मतलब ये लाइन आपका पूरा मतलब गेम सेट करती है पूरा सवाल। ठीक है, कि कैसे सॉल्व करेंगे आप, यही पकड़ेंगे कि विक्रय मूल्य समान हो, हर किसी भी सवाल में आप यहाँ सीख लीजिए, किसी भी सवाल में अगर ये लाइन लिखा हो तो आप क्या करेंगे, ऐसे लिख लीजिए CP और SP का रेशियो। उसके बाद आपको विक्रय मूल्य समान कहा है, तो क्या आपका यहाँ विक्रय मूल्य समान है, यहाँ देखिए विक्रय मूल्य पहले वाली वस्तु का 43 है और यहाँ 57 है, तो नहीं है ना। यही आपको करना है, कैसे करना है, आप जैसे करते हो इसमें क्या करिए, मल्टीप्लाई बाई 57 का गुणा कर दीजिए, और यहाँ किया तो आपको यहाँ भी करना होगा मल्टीप्लाई बाई 57। ठीक, अच्छे से लिखें, यस। अब दूसरी में क्या करना है, 43 से गुणा करना है, मतलब इसका 57 से यहाँ गुणा करेंगे और 43 से यहाँ, तभी तो इक्वल हो जाएगा ना इसका SP। तो यहाँ 43 से गुणा करिए तो यहाँ भी 43 से गुणा करेंगे। अब क्या देखा आपने कि SP बराबर हो गया, अब इसका काम खत्म, मतलब SP से हमको कोई लेना देना नहीं है, बस हमको बराबर करना था। अब लेना देना कहाँ से है हमको, यहाँ से, मतलब CP से है, क्योंकि यही पूछा है ना उसकी लागत मूल्य, मतलब CP में कितना अंतर है। तो यहाँ जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसका CP कितना आ रहा है, आप देखिए सॉल्व करिए। तो सॉल्व करेंगे तो ये आ गया, मतलब 0 आप लिख लीजिए, फिर 5 से गुणा करेंगे तो फिर 35 और 3 25 3 28, यहाँ आ गया 2850। पहली वाली वस्तु का CP 2850 और दूसरी का कितना आया, फिर 0 आप लिखेंगे, यहाँ 5 से गुणा करेंगे तो 5 3 15 और 5 चौके 20 और 1 21, कितना आ गया 2150। मतलब पहली वस्तु का CP 2850 और दूसरी वस्तु का CP कितना है 2150। लेकिन क्या आपके सवाल में और देखिए, पढ़िए क्या दिया है कि अभी ने 624 रुपये में दोनों वस्तुओं को खरीदा। इसका मतलब क्या हुआ, ये तो मैं मान के लगा रहा हूँ, तब 2850 और 2150 आया, लेकिन सवाल में हमको दोनों वस्तु का दाम दिया है 624, और यहाँ भी हम तो ऐड करेंगे, दोनों वस्तु का दाम कितना हुआ, ऐड कर लीजिए, 0 मतलब 5 में 5, फिर 10, फिर 8 1 9 1 10 और 2 2 4 1 5। तो ये जो 5000 है ना, मतलब जो हमने माना है तब 5000 आ रहा है वस्तु का CP, लेकिन एक्चुअल में कितना है, यह 624 के बराबर है, क्योंकि हमारे सवाल में 624 दिया है। तो आप क्या करोगे, एक बराबर कितना हो जाएगा, आप इसको सॉल्व करेंगे तो मैंने फिर एक की मतलब एक का वैल्यू निकालेंगे, एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं हम, उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो एक की वैल्यू हो जाएगी 624/5000। ठीक,
अब हमको एक की वैल्यू तो ज्ञात नहीं करनी है, हमको मतलब पूछा है ना, यहाँ देखिए पूछा है उसके लागत मूल्य में अंतर। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे कि लागत मूल्य में अंतर। तो अब यहाँ आप अंतर ज्ञात करेंगे, इन दोनों का अंतर कितना है। चलिए इन दोनों का अंतर कितना है हम यहाँ लिख देते हैं। अंतर है, आप घटा दीजिए अंतर, 2850 में से आप 2850 में से आप घटाएंगे 2150। ठीक है, 2150 तो कितना आ गया 0 0 8 में से 1 गया 7। ओके, तो ये अब हमको किसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, 700 की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, चलिए उसको 700 की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो कितना आ जाएगा, आपको इतना समझ में आ गया ना 700 की हमको वैल्यू। मतलब यहाँ देखिए एक की वैल्यू पहले 5000 थी, मतलब जो हमने माना था वो 5000 आया। तो 5000 किसके बराबर किया मैंने, 624 के। तो एक बराबर कितना हो जाएगा 624 बटा 5000। तो हमको एक की वैल्यू ज्ञात नहीं करनी है, हमको वैल्यू ज्ञात करनी है 700 की। तो 700 बराबर कितना हो जाएगा 624 बटा 5000 ऑलरेडी है, और इसमें आप मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 700 से। बस इसी को सॉल्व करना है, तो सॉल्व कर लीजिए। 2 0 से 2 0 कट गया, और इसको आप क्या करेंगे, ये भी 7 है। ठीक है, 5 मतलब 50 को आप लिख दीजिए 5 गुणे 10, इसका मतलब 624 में 5 से भाग देके 7 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, फिर एक अंक पे आप पॉइंट लगा दीजिएगा। तो चलिए करते हैं। पहले हम क्या करेंगे, 5 से डिवाइड कर रहे हैं मतलब इसमें। ठीक है, तो 5 का 5, यहाँ देखिए 1 मतलब 6 में 5 से भाग देंगे 1 आ गया, फिर 1 बचा 12, और 5 दूनी 10, और फिर 2 5 चौके 20, और फिर 4, फिर पॉइंट लगा देंगे 40, फिर 5 अठे 40। तो 124.8 आ गया। अब इसका मल्टीप्लाई भाई हम 7 में करेंगे, किस में करेंगे, 7 में करेंगे। तो फिर कर लीजिए। अभी हमने 10 में 10 को मतलब बटे में 10 है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि एक पॉइंट अभी मतलब खिसकेगा। ठीक है, तो आप 7 से जब गुणा करेंगे तो 7 अठे 56 हो जाएगा। फिर मतलब हासिल 5, फिर 7 चौके 28, 28 5 33, फिर 3, फिर 7 दूनी 14, और 3 17, और फिर 7 1 7 और 1 8। ठीक है, और एक अंक पे यहाँ दशमलव लगाएंगे, इसको थोड़ा सा 6 हम सही से लिख देते हैं, थोड़ा सा दूर। यस जी, तो यहाँ पॉइंट था, और अभी नीचे क्या है 10 है, तो 10 मतलब एक पॉइंट और बाएं खिसक जाएगा। तो आपका करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा 87.36, ये आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, देख लीजिए ऑप्शन में कौन से नंबर का ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन है, सेकंड। तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। एक सॉरी 87.36। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और नहीं आया तो एक बार फिर थोड़ा सा बैक करके देख लीजिए। बस कॉन्सेप्ट समझिए कि मैं कर क्या रहा हूँ, बाकी कैलकुलेशन आप भी कर सकते हैं, वेरी फास्ट, मुझसे फास्ट कर सकते हैं। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 6। इसमें कहा है कि एक लड़का मतलब 1 रुपये प्रति की दर से टॉफ़ियाँ खरीदने के लिए 20 रुपये खर्च करता है। ठीक है, मतलब एक टॉफ़ी की दर, मतलब एक टॉफ़ी की कीमत 1 रुपये, तो उसने 20 रुपये खर्च किया, तो कितना टॉफ़ी खरीदा होगा, 20 ही टॉफ़ी खरीदा होगा ना। चलिए आगे पढ़ते हैं। अगले दिन वह प्रति टॉफ़ी पर 50 पैसे की छूट के साथ 40 रुपये की कुछ टॉफ़ी खरीदता है। यहाँ आपको क्वांटिटी नहीं दिया है। प्रत्येक टॉफ़ी का औसत मूल्य पैसों में क्या होगा, ये आपको बताना है। औसत मूल्य पैसों में आपको बताना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि स्टार्टिंग में मतलब पहले वाली कंडीशन में क्या कह रहा है, 1 रुपये प्रति की दर से टॉफ़ी खरीदा 20 रुपये में, मतलब 20 रुपये खर्च किया, और कितने टॉफ़ी खरीदा 20 टॉफ़ियाँ। क्यों, क्योंकि एक टॉफ़ी 1 रुपये की ही मिल रही है, यहाँ लिखा भी है ना 1 रुपये प्रति की दर से। तो अगर उसने 20 रुपये खर्च किया होगा तो इसका मतलब कितना कि 20 टॉफ़ियाँ उसने खरीदा होगा। चलिए अगला कंडीशन देखते हैं। अगले दिन वह प्रति टॉफ़ी पर 50 पैसे की छूट, 50 पैसे की छूट मतलब क्या, पहले दाम 1 रुपये था। ठीक, मतलब 1 रुपये में एक टॉफ़ी मिल रही थी, अभी आपको 50 पैसे मतलब 50 पैसे मतलब समझ रहे हैं ना, ऐसे इधर समझिए। 1 मिनट, यहाँ हम लिखेंगे 1 रुपये में एक टॉफ़ी मिल रही थी, अब आपका जो प्राइस है घट गया, मतलब आधा हो गया, 50 पैसे मतलब आधा। तो 1 रुपये में मतलब आधा रुपये में आपको एक टॉफ़ी मिल रही है, तो 1 रुपये में कितना मिलेगी 2, कितना 2, इतना तक तो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आधा में 1 तो 1 रुपये में 2 टॉफ़ी मिलेगी। तो उसने 40 रुपये खर्च किया, ध्यान से उसने कितना रुपये खर्च किया, 40 रुपये खर्च किया।
तो 40 रुपये जब खर्च किया, 1 रुपये में 2 टॉफ़ी मिल रही है, तो 40 रुपये में कितनी टॉफ़ी मिली होगी? 80 टॉफ़ियाँ मिली होंगी। ओके, चलिए इतना आपको समझ में आया होगा। अब क्या कह रहा है? औसत मूल्य, यही आपको ज्ञात करना है। तो औसत मूल्य मतलब क्या? जैसे अगर आपको कहा जाता है ना स्पीड मतलब दूरी, चाल, समय वाले प्रश्न में कि औसत चाल ज्ञात कीजिए, तो आप क्या करते हैं? मतलब मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। आप करते हैं कि औसत चाल बराबर मतलब कुल दूरी बटा कुल समय। यहाँ देखिए कुल दूरी बटा कुल समय, यही तो करते हैं ना कि उसने कुल कितनी दूरी चली और कितना समय लिया। मतलब चाल का मात्रक होता है, मतलब कहते हैं ना कि चाल बराबर दूरी बटा समय। तो जो फार्मूला होता है तो उसी को हम दूरी को कुल दूरी कर देते हैं और समय को कुल समय कर देते हैं। ऐसे ही किसी वस्तु का हम मूल्य निकालते हैं तो क्या करते हैं? सबसे पहली बात हम यही समझेंगे, और यही जिसको समझ में आ गया बस यही सवाल में है ही। तो मूल्य मतलब किसी वस्तु का मूल्य कैसे कैसे क्या होता है, कैसे डिफाइन होता है, कैसे पता चलता है कि इस वस्तु का मूल्य इतना है? जैसे मैं बोलूँ आपसे, समझिए ध्यान से। अरे इतना नहीं बन रहा है मूल्य। जैसे मैं कहूँ कि मैं बाज़ार से क्या कर रहा हूँ, मतलब किसी वस्तु का मूल्य क्या है कि 10 रुपये पर केजी, ये मैं आपको लिख रहा हूँ जैसे 10 रुपये पर केजी। इसका मतलब आपने क्या समझा होगा कि अगर आप 10 रुपये खर्च करेंगे तो कितना केजी आपको मतलब सामान मिलेगा? 1 केजी। कितना केजी? 1 केजी। और यही मैं औसत लगा दूँ, तब मान लीजिए औसत लगा दूँ, तो औसत में आपने इसका मतलब क्या हुआ कि कुल आपने कितना पैसा खर्च किया और कुल आपने कितना क्वांटिटी, मतलब आप कितने क्वांटिटी लाए कुल। इसका मतलब यही हुआ ना औसत मूल्य का, कुल कितना धन आपने खर्च किया और फिर बटा में आपने कुल कितना मतलब सामान लाए। बस यही आप हम यहाँ भी करेंगे। तो चलिए इसको इरेज करते हैं थोड़ा सा, और यहाँ देखिए अब ऊपर क्या करेंगे, तो कुल कितना क्वांटिटी आपने लाया ये आप ध्यान से देखिए। ऊपर क्या था? धन था, सॉरी। तो आपने कुल कितना खर्च किया? यहाँ 20 रुपये खर्च किया, यहाँ 40। तो कुल आपने खर्च किया 60 रुपये। और ध्यान से देखिए पैसों में हमको आंसर बताना है, इसलिए हम 60 रुपये को क्या करेंगे, पैसों में बदलने के लिए मल्टीप्लाई बाई 100 पहले से ही कर देते हैं, क्योंकि हमको कहा गया है कि पैसों में आंसर हमको चाहिए। तो 60 गुणे 100 इतना हमारे पास पूरा धन था। और हमने क्वांटिटी मतलब कुल कितना सामान लाया, पहले 20 टॉफ़ियाँ लाई और फिर बाद में कितना टॉफ़ियाँ लाई? 80। तो कुल कितना टॉफ़ियाँ लाई? 100। तो बस 100 से 100 कैंसिल। इसके बाद आपका क्या आ गया? 60 पैसा आपका क्या हो जाएगा? औसत मूल्य। से यही आंसर हो गया इसका। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक, अगला प्रश्न है कि यदि एक वस्तु के विक्रय मूल्य को दोगुना किया जाता है, ठीक है, एक वस्तु के विक्रय मूल्य को दोगुना किया जाता है तो उसका जो हानि परसेंट है बराबर लाभ प्रतिशत में परिवर्तित हो जाता है। तो हानि प्रतिशत क्या है, मतलब हानि प्रतिशत आपको बताना है। तो इसको मैं बाई ऑप्शन से ज़्यादा प्रेफर करूँगा कि बाई ऑप्शन आपको जल्दी हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैं पहला ऑप्शन लेता हूँ तो 16 सही 16.66। इसका मतलब क्या हुआ? अगर इसको फ्रैक्शन में बदलेंगे तो इसका मतलब हुआ 16 सही 2/3%। इसका मतलब 16×3 = 48, 2 50/3। इसका मतलब हो गया 1/6 होता है। ठीक है, कितना होता है? 1/6। 16 सही 2/3% और फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 1/6 होता है। चलिए, तो अगर मैं इस ऑप्शन से सॉल्व करता हूँ तो क्या होगा? इस फ्रैक्शन का मतलब मैं बताया ना कि जो हर में है वह सीपी होता है, और जो अंश में होता है वह तो या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। तो क्या कह रहा है कि अगर मान लीजिए मैं सीपी एसपी लिख देता हूँ यहाँ पहले कंडीशन के लिए, तो अगर 6 रुपये की मतलब उसका सीपी है तो एसपी कितना होगा? 1। जब हानि होगी तब हानि होगा। देखिए एक वस्तु का विक्रय मूल्य दोगुना किया मतलब सॉरी दो को दोगुना किया जाता है तो हानि परसेंट, तो हानि अगर पहले हुआ होगा 6 रुपये की वस्तु 5 में हुआ होगा। ठीक है, यही ना। तो अगर हम इसको दोगुना करेंगे, मान लीजिए इसको विक्रय मूल्य यही है ना, विक्रय मूल्य को दोगुना करेंगे 10, 5 का जो विक्रय मूल्य होगा वह 10 हो जाएगा। तो जब 10 हो जाएगा तो क्या आपका मतलब देखिए पहले मतलब 16 सही 2/3 आपको परसेंट हानि हो रही थी, अभी कितना हो रहा है? 6 से 10। तो यहाँ तो आपको क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। तो क्या देखिए लाभ 16 सही 2/3 हो रहा है, चेक करिए। तो लाभ कितना हुआ? 4। और मतलब आपका सीपी तो 6 ही है, इंटू 100। तो कितना परसेंट हो गया? 2 दूनी 4 2 तिहाई 6, मतलब 2/3 मतलब होता है 66%। कितना होता है? 66.66, न कि 16.66। तो इसलिए ये वाला ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। चलिए ये इनकरेक्ट हो जाएगा तो अगला हम ऑप्शन ट्राई करते हैं।
अगला ऑप्शन ट्राई करते हैं। ठीक, चलिए अगला ऑप्शन देखते हैं। अगला ऑप्शन ये है कि 50%। 50% मतलब क्या होता है? सिंपल, 1/2। तो इसका मतलब आपका अगर CP और SP में लिख देता हूँ, CP 2 और 1 की हानि हुई तो SP 1 हो गया। अब कह रहा है कि वस्तु के विक्रय मूल्य को दोगुना कीजिए, तो वस्तु को विक्रय मूल्य को मैं दोगुना कर दे रहा हूँ 2। तो यहाँ देखिए 2 में आपने खरीदा, 2 में बेचा, यहाँ तो कोई लाभ हानि ही नहीं हुआ, तो बराबर होने की बात ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ मतलब पहले तो आपको हानि हो रही है, लेकिन जब आपने SP दोगुना किया सेलिंग प्राइस, तो आपको कुछ हो ही नहीं रहा है, मतलब ना लाभ ना हानि। तो ये भी ऑप्शन आपका मतलब पहला ऑप्शन भी कट कर देंगे, दूसरा ऑप्शन भी कट कर देंगे। अब हम C की बात करते हैं। ठीक है, चलिए तीसरे ऑप्शन की हम बात करते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा? तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि 33 सही मतलब सॉरी 33.33%। इसका मतलब ये हुआ कि 1/3 होता है। 33 सही मतलब 33.33% का मतलब 1/3। अब 1/3 में क्या है? ये 3 CP है और ऊपर क्या है? प्रॉफिट या लॉस। तो फिर हम वही लिखते हैं CP SP। तो 3 अगर CP, 1 क्या फांड करा दीजिए, 2 SP हो जाएगा, ये हानि हुआ। तो अगर आप विक्रय मूल्य को दोगुना कीजिए, तो विक्रय मूल्य को आप दोगुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4। अब देखिए आपको पहले 33 मतलब 1 ऐसे समझिए 33 सही 1/3% आपको हानि हो रही थी। अभी आपको लाभ कितना हो रहा है? देखिए लाभ हो रहा है आपको, एक ध्यान समझिएगा, 3 से आपको मतलब 3 की आपने वस्तु खरीदी और 4 में आपने बेची, तो आपको लाभ हुआ। कितना लाभ हुआ? 1। CP मतलब किस पर लाभ हुआ? 3 पे, और आपको परसेंट निकालना है बटा 3। तो ये कितना हो गया? उतना ही हो गया जितना ये है, मतलब 33.33%। तो बस आपका कंडीशन सेटिस्फाई हो गया उसका हानि परसेंट लाभ परसेंट में परिवर्तित हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि कौन सा आंसर मतलब सही हो जाएगा? 33.33% आपका सही हो जाएगा। इसका मतलब इसको इतना हानि हो रहा था स्टार्टिंग में, तब इसने क्या किया कि अपना विक्रय मूल्य दोगुना कर दिया, तो 33.33% का उसको तुरंत लाभ हो गया। ये रहा इसका अच्छा इससे मतलब आंसर। और मुझे ऑप्शन से ज़्यादा अच्छा लगा, और जल्दी भी हो सकता है थोड़ा सा, अगर आपका कैलकुलेशन फास्ट हो तो आप जल्दी एलिमिनेट कर सकते हैं कि ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये होगा। ओके, उम्मीद है आपको भी अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 इसमें है कि 3 परीक्षा पैड और 2 पेंसिल, मतलब 3 परीक्षा पैड और 2 पेंसिल की लागत मूल्य 96 है। 4 परीक्षा पैड और 3 पेंसिल की लागत मूल्य 134 रुपये है। तो एक परीक्षा पैड और एक पेंसिल की लागत ज्ञात कीजिए। ये भी काफ़ी इजी है। मैं मान लेता हूँ कि परीक्षा पैड जो है ना, ये इसका जो मूल्य होगा, इसका जो प्राइस होगा, इसका मान लीजिए तो मतलब X मान लीजिए, और जो पेंसिल की कीमत होगी हम इसको ₹Y मान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा, बस इक्वेशन बनाइए सॉल्व कर लीजिए। तो पहली कंडीशन में 3 परीक्षा पैड हैं और एक परीक्षा पैड का प्राइस X, तो 3X प्लस अगले में 2 पेंसिल और एक पेंसिल का Y, तो 2Y बराबर कितना हो गया? 96। ये इक्वेशन फर्स्ट कर लीजिए। और दूसरी कंडीशन में 4X हो जाएगा, क्योंकि एक परीक्षा पैड का दाम X, तो 4 का 4X प्लस 3 पेंसिल है तो 3Y इक्वल्स टू कितना हो गया? 134। बस इक्वेशन सॉल्व करिए, आप अपना आंसर प्राप्त कीजिए। तो इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हमको दोनों X Y का मान चाहिए, तो एक पद को आपको विलुप्त करना होगा, किसी को भी कर लीजिए। तो मैं मान लीजिए पहले क्या करता हूँ, Y को ही एलिमिनेट करता हूँ। तो Y को एलिमिनेट करने के लिए इसको बराबर करना पड़ेगा। तो यहाँ आप समीकरण 1 को आप 3 से गुणा करिए, ठीक, और समीकरण 2 को आप किससे गुणा करेंगे? 2 से। क्यों? क्योंकि यहाँ इसका देखिए y का गुणज 2 है, तो इसलिए यहाँ हमने 2 से गुणा किया, और इसमें y का गुणज 3 था, इसलिए हमने यहाँ 3 से। तो 3 दूना 6, 3 दूना 6 इक्वल हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ 2 से, फिर यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, बस। और उसके बाद क्या लिखेंगे? घटाने पर। तो घटाने पर चिन्ह बदल जाता है, यहाँ भी चिन्ह बदल जाएगा, माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस। तो ये वाला पद पूरा कैंसिल। और फिर 3 त्रिका 9 और 2 चौके 8, 9x में से 8x गया तो कितना आया? x बराबर मतलब 1x बचा। ठीक है, 1x बचा। चलिए, और यहाँ देखिए 96 गुणे 3 कितना हो जाएगा? 96 गुणे 3 आप गुणा करेंगे तो 30 का 3 27 1 मतलब 288, और इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 134, तो कितना हो जाएगा? 268। अब तो इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 0, 8 में से 6 गया 2 और 2 में से 2 गया 0, मतलब x बराबर आपका एक आंसर आ गया कितना? 20।
तो एक्स का मान किसी भी इक्वेशन में रख के सॉल्व कर लीजिए। तो मैं मान लीजिए रखता हूँ फर्स्ट इक्वेशन में, ठीक है, रख दूँ आगे। चलिए रखते हैं पहले इक्वेशन में, नहीं तो फिर प्रॉब्लम होगी। पहला इक्वेशन है क्या, पहले मैं लिख देता हूँ 3x प्लस 2y बराबर 96, यही था। तो x बराबर हमको 20 रखना है, तो 3 गुणे 20 प्लस 2y बराबर 96। तब यहाँ क्या हो जाएगा, 20 यहाँ 60, तो 2y बराबर 96 में से हम 60 माइनस कर देंगे तो कितना आ गया 36। तो y बराबर कितना आ गया 18। y बराबर कितना आ गया, एक मिनट इसको सही से लिखते हैं। तो y बराबर कितना हो गया 18। बस अब से पूछा क्या गया था कि दोनों का संयुक्त दाम, यहाँ देखिए मतलब एक परीक्षा पैड और एक पेंसिल की कुल लागत। एक परीक्षा पैड मतलब x मतलब 20 आया, और पेंसिल का कितना आया 18 आया। तो 20 और 18 कितना हो जाएगा 38, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 38 ही था ना, एक बार देख लीजिए, मतलब 18 ही था ना, यस 20 और 18 38 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये भी प्रश्न काफ़ी अच्छा है। इसमें कहा गया है कि यदि मतलब किसी वस्तु का अंकित मूल्य 315 रुपये है, उसे 288 रुपये में बेचा जाता है। यदि इसमें 4% की हानि होती है तो वस्तु की मतलब वस्तु को लागत से कितने प्रतिशत अधिक अंकित किया गया था। इसका मतलब क्या पूछ रहा है, आपको समझ में आ रहा है ना कि जो MP है वह CP से कितना प्रतिशत अधिक है, यही पूछ रहा है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं। तो सबसे पहले आप ये देखिए परसेंट में जाइए, मतलब जो जो दिया है पहले वो लिखिए। अंकित मूल्य, अंकित मूल्य मतलब होता है MP मतलब मार्क्ड प्राइस। तो अंकित मूल्य कितना दिया है पास 315। उसके बाद कह रहा है कि बेचता है, बेचता है मतलब SP सेलिंग प्राइस, तो कितने में बेच रहा है 288 में बेच रहा है। ओके, अब आगे कह रहा है कि यदि इसमें 4% हानि होती है, बिल्कुल यहीं से पकड़िए, हानि दिया है कितना 4%। 4% मतलब होता है कि 4/100, तो 1/25 इसको हम लिख सकते हैं ना, तो हम डायरेक्ट 1/25 लिखते हैं, 1/25। अब यहाँ ध्यान से समझिए आप कि मैं बार बार यही बता रहा हूँ कि जब भी आप परसेंट मतलब परसेंट का फ्रैक्शन में बदलेंगे तो जो भी आपका हर में आएगा ना वो हमेशा CP होता है, और जो अंश में आएगा वो तो या तो मतलब अगर लाभ होगा तो लाभ होगा और हानि होगा तो हानि होगा। जैसे अगर हानि परसेंट दिया है तो हमेशा हानि होगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो CP है ना वो कितना है 25 है। मतलब किस में अभी हम इसमें वैल्यू में कि अब मान लेते हैं CP कितना है 25, और SP कितना हो जाएगा, एक आपको हानि हो रही है तो SP 24 हो जाएगा। तो CP आपका हो जाएगा 25 और SP कितना हो जाएगा, एक की हानि हो रही है तो 24, और SP 24 आपके माना आपने मतलब इकाई में इस प्रकार कह सकते हैं कि अंक में आया। जब परसेंट को हमने फ्रैक्शन में बदला तो 25 हमने मान लिया कि 25 उसका CP रहा होगा, तो एक हानि हुआ 24 उसका SP हो गया। लेकिन एक्चुअल में हमको SP दिया है कितना 288, तो 24 बराबर 288, तो एक बराबर कितना होगा, अब एक की वैल्यू निकाल लीजिए। तो एक की वैल्यू हो जाएगा मतलब भाग देंगे तो 24 का 24 और फिर 4 बचा 48 और 24 गुना 48, एक बराबर कितना हो गया 12। तो हमको कितने किसकी वैल्यू चाहिए, CP का मान चाहिए ना, तो CP को आप 12 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, देख लीजिए कितना, मतलब थोड़ा सा आगे चलिए, यही नहीं, चलिए स्क्रॉल करते हैं थोड़ा सा, एक मिनट सॉरी, चलिए इसको स्क्रॉल करते हैं। अब यहाँ देखिए, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 12 पंचे 60 और 12 दूना 24 6 30। इसका मतलब CP देखिए आपका आपके पास सब वैल्यू है। अब ये रहा MP, ये है आपका SP और ये रहा आपका CP। तो आपसे पूछा क्या था कि CP मतलब एक बार देख लेते हैं क्या पूछा है कि देखिए यहाँ वस्तु को लागत से कितने % अधिक अंकित किया गया है। तो कितने % अधिक है, यहाँ 300 है और यहाँ 315 है, तो 15 अधिक किया गया है, मतलब 15 रुपये अधिक अधिक अंकित किया गया है। हमको परसेंट निकालना है, रुपए में तो निकालना नहीं है। तो 15 हो गया अधिक, उसके बाद CP आपका कितना हो गया 300, क्योंकि नीचे हमेशा 3 मतलब कॉस्ट प्राइस होता है, और इंटू 100 कर देंगे। बस सॉल्व कर लीजिए, कितना आ गया 15 में आप 3 से भाग देंगे तो आपका आ जाएगा
5। तो फिर करेक्ट आंसर कितना हो गया? 5। उम्मीद है आपको ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आया तो थोड़ा सा एक बार फिर से मतलब आप देख सकते हैं, क्योंकि रिकॉर्डेड है, पीछे जाइए और अच्छे से समझिए। बस कॉन्सेप्ट पे फोकस करिए कि मैं सॉल्व कैसे कर रहा हूँ, और वैसे आप भी सोचिए। चलिए, शायद आगे नहीं है। यस, थैंक यू आपको यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। और वीडियो को अगर आपको पसंद आया, मतलब समझाने का तरीका पसंद आ रहा है, तो कृपया वीडियो को क्या करेंगे आप, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करेंगे। ओके, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और ऐसे ही अगर शेयर करते रहें, लाइक करते रहें, तो मैं आपके लिए और अच्छे अच्छे सवाल, मतलब सोच रहा हूँ कि पूरा एक तरफ से पढ़ाऊँ, मतलब पूरा मैथ हर चैप्टर, लेकिन थोड़ा सा सपोर्ट की ज़रूरत है। अभी मैं ऐसे सवाल सॉल्व कराता रहूँगा। चलिए, फिर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।